बच्चों, आज हम विभवमापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार से विद्युत परिपथ बनाएंगे। तो पहले हम विद्युत परिपथ को समझ लेते हैं, है ना। पिछली क्लासेस से आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा कि हम परिपथ कैसे बनाते हैं विभवमापी के लिए। यह AB विभवमापी के तार को दर्शाता है। क्लियर। विभवमापी के तार के सिरे A से हम इधर ऊपर के साइड में हम प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ संचायक सेल लेते हैं और धारा नियंत्रक लेते हैं और कुंजी के लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कनेक्टिंग वायर के जरिए से हम इस AB के A का कनेक्शन हम इस संचायक सेल के हम धन इलेक्ट्रोड से कर देते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड से इधर धारा नियंत्रक का कनेक्शन है। ठीक है। तो एक सिरे का धारा नियंत्रक के दूसरे कनेक्शन से दूसरे सिरे से हम कुंजी K का कनेक्शन कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। इस प्रकार इनका संबंध B से है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि विभवमापी के तार के सिरे A का संबंध सेल के धन इलेक्ट्रोड से है और B का संबंध सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से है। ओके। अब आगे हम ये देखते हैं, इस तरह से हमारा यहाँ पर तो पहला विद्युत प्राथमिक परिपथ तैयार हो गया। अब द्वितीयक परिपथ को तैयार करने के लिए हम देखते हैं इस विभवमापी के तार AB के सिरे A से हम यहाँ जो प्रायोगिक सेल होगा उस सेल को हम इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इधर हम कुंजी K2 और यह प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स और फिर इन दोनों का कनेक्शन हम गैल्वेनोमीटर से और J से करते हैं। एक बार देख लीजिए, A को सिरे से हम इस प्रायोगिक सेल E के धन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड से इस प्रकार से हम संयोजक तार के जरिए से फिर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर इधर इस सिरे A से हम इस तरह से इधर कनेक्शन करते हुए हम एक कुंजी K2 जोड़ते हैं और इसके दूसरे सिरे को हम प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे से जोड़ देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा सिरा इस प्रकार से इस सेल से होते हुए जो वायर आ रही है वहाँ पर संयोजक तार से इस प्रकार यहाँ पर कनेक्टेड हो जाते हैं और इनका कनेक्शन फिर हम इधर धारामापी से करते हैं और धारामापी से का दूसरा सिरा फिर हम जॉकी से कर देते हैं। फिर यह जॉकी जो है A से B की तरफ हम उसको सरका सकते हैं। कब सरकाते हैं? जब कुंजी K का प्लग हम लगाते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। ओके, चलिए पहले हम सिद्धांत के बारे में समझते हैं। यदि हम यहाँ पर द्वितीयक परिपथ है, यहाँ इस द्वितीयक परिपथ में लगे यही प्रायोगिक सेल है, इसी के बारे में हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम इस सेल के विद्युत वाहक बल को पहले देख लेते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध r है। हमको पता है कि इस आंतरिक प्रतिरोध को r से डिनोट करते हैं। अब इस सेल के साथ में एक R प्रतिरोध जोड़ने पर, यानी ये जो है रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसी को R से दर्शाया गया है, इसी को बाह्य प्रतिरोध कहा जाता है। तो इससे R प्रतिरोध जोड़ने पर इसके सिरों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जो विभवांतर उत्पन्न होता है बाह्य प्रतिरोध लगाने पर वह टर्मिनल विभवांतर कहलाता है और टर्मिनल विभवांतर के बारे में आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ओके, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले क्लासेस के वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका टर्मिनल विभवांतर यह V हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर प्रवाहित धारा क्या होगी, I होगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम इनको बता सकते हैं। अब यहाँ मैं प्रवाहित धारा के बारे में एक बार हम यहाँ पर
इनकी दिशा बता सकते। कुंजी K का प्लग लगाते हैं तो इस दिशा में धारा प्रवाहित हुई, फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरह से इधर जाती है। अब जब ये कनेक्शन में रहता है तो इधर इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल फिर भी आप देख लीजिए, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाता है और फिर इसका कनेक्शन इस तरह से ऐसा रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम ये सारी चीज़ें जो बताए हैं वो इस द्वितीयक परिपथ के लिए बताए हैं जिसका मान हमको निकालना है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ जो कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, और यहाँ पर ओम के नियम से हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ओम का नियम, सब यहाँ V लग रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम यहाँ पर ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम के नियम से हमको V इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I इंटू R मिलेगा। क्लियर। और आपको इस सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध है, ये वाली बात तो हमको यहाँ से पता चल सेकंड लाइन से, और फर्स्ट लाइन से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले के जरिए ये लिख सकते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E है, धारा I प्रवाहित हो रही है, और वहाँ पर उस पूरे परिपथ का यहाँ हम देखें कुल प्रतिरोध तो R प्लस स्मॉल r, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशन से यदि I की वैल्यू निकालनी चाहें तो I इक्वल्स टू हमको प्रवाहित धारा का मान देखना है, तो I इक्वल्स टू हम यहाँ पर V अपॉन R ले सकते हैं। और इस इक्वेशन से अगर I की वैल्यू निकालनी चाहें तो E इक्वल्स टू हम E अपॉन यहाँ पर R प्लस R ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस R इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो E इंटू R इक्वल्स टू V इंटू R प्लस R। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और तो E इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू V इंटू कैपिटल R प्लस V इंटू R। अब हम कैपिटल R वाले टर्म को इधर ले आए। ओके, तो E R माइनस V R इक्वल्स टू V इंटू स्मॉल r। इधर आप देखिए R कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचता है E माइनस V इक्वल्स टू V इंटू R। क्या यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल r की वैल्यू, क्योंकि हमको ये तो नोन रजिस्टर रहता है, यहाँ पर इसका अज्ञात प्रतिरोध का सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान हमको निकालना है। तो R इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू E माइनस V अपॉन V। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल r इक्वल्स टू R इंटू, अगर इनको ये तो एलसीएम फॉर्म में है, इनको अलग अलग अगर करते हैं तो आप E अपॉन V माइनस ये आता है, अलग अलग आएगा E अपॉन V माइनस V अपॉन V, तो V और V कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस प्रायोगिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस अभी हमको निकालनी पड़ेगी। जब यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल E हो, आप देखिए परिपथ में इन दोनों कंडीशन, हम यहाँ पर अभी 2 कंडीशन में हम अभी विद्युत यहाँ पर हम संतुलन बिंदु लेकर आते हैं। पहला कंडीशन है विद्युत इस E के लिए, यानी इस E के विद्युत वाहक बल के लिए जो यहाँ पर इसमें इस जो संतुलन बिंदु हमको मिलेगा उस संतुलन बिंदु पर संतुलित होता है, यह विद्युत ऐसा कह सकते हैं। और यह प्रतिरोध बॉक्स
जो है हमको यहाँ पर जो संतुलन बिंदु मिलता है वहाँ पर वह संतुलित होता है ना। ओके, तो इन दोनों के लिए अब हम विभवमापी का सिद्धांत लगाते हैं और उसके लिए उससे हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे और उनको फिर अभी जो हम आर की वैल्यू निकाले हैं वहाँ पर हम ई और वी की वैल्यू को हम रख देंगे। ओके, आप लोगों को जो विभवांतर मिल रहा है वो यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर के कारण मिल रहा है ना, उसको वहाँ पर टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम उस सेल का विद्युत वाहक बल ई ले लिए और यह सेल जो है सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी में उच्च विभव के सिरे ए से जो संतुलन बिंदु मिलता है वहाँ तक की दूरी L1 के द्वारा संतुलित होती है। ओके, तो यहाँ पर हम जब हम ई को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम सेल का विद्युत वाहक बल ई लेंगे और इस प्रकार से यह जो है L1 जो दूरी मिलती है विभवमापी के उच्च विभव वाला सिरा ए है वहाँ से संतुलन बिंदु की दूरी, तो इनके द्वारा यह जो है संतुलित होता है। तब यहाँ पर हम विभवमापी के सिद्धांत से E = K × L1, हमको विभवमापी का सिद्धांत पता है V = K × L, तो V का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर क्या है, E है, तो E = K × L1। K यहाँ पर क्या है, विभव प्रवणता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दिए, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब जब हम प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं यानी प्रतिरोध R जोड़ते हैं परिपथ में, द्वितीय परिपथ में, तब हम यहाँ पर V के लिए यानी इस विभवमापी के सिद्धांत को लगाएंगे। आइए उसको देखते हैं। देखिए, जब हम बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर V यानी टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है, उसी को ये से दर्शाते हैं। तो यह टर्मिनल विभवांतर विभवमापी में उच्च विभव का जो सिरा है A से संतुलन बिंदु हमको वहाँ J के कंडीशन में मिलेगा, J वाले पॉइंट में, तो उसकी दूरी हम L2 हमको मिलता है। तो यह V जो है इस L2 के द्वारा संतुलित होता है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं विभवमापी के सिद्धांत पर। तो विभवमापी के सिद्धांत से हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि V = K × L2, पहले E = K × L1 निकला था, इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या कहता है आप देख लीजिए। स्मॉल r = कैपिटल R × E/V - 1 आया है, तो हम E की वैल्यू इक्वेशन 2 से और V की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम रखते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल r = कैपिटल R × हम इसकी वैल्यू K × L1 और V की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, K × L2 - 1। देखिए K कट हो जाएगा, स्मॉल r = कैपिटल R × L1/L2 - 1। ये हमको फाइनल जो फार्मूला चाहिए ये हमको मिल जाता है। इसको इक्वेशन 4 कह सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। यदि हमको यहाँ पर कैपिटल R जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वहाँ से हम ये R की वैल्यू हमको पता चल जाएगा। L1 पहला संतुलन बिंदु E के लिए, L2 जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तब हमको संतुलन बिंदु मिलेगा। संतुलन बिंदु से जो दूरी है तो ये डिस्टेंस है ना, उच्च विभव A सिरा जो है A से संतुलन बिंदु के बीच की दूरी, ये तीनों चीज़ें यदि हमको पता चल जाता है, इन तीनों का मान हम इस इक्वेशन में रख कर R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी विभवमापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे। क्लियर? अब इसी के आधार पर हम इसको किस तरह से प्रैक्टिकली रूप में करेंगे, मैं अभी परिपथ देखकर आपको बताती हूँ। चलिए, यहाँ हम इस तरह से परिपथ लिए हैं। इसमें
पहले तो इस प्रकार से हमको परिपथ को तैयार करना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी आदत में डाल सकते हैं कि जब भी ये ऐसा परिपथ बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, C क्या है ये बता दीजिए आप, यहाँ पर RH क्या है ये बता सकते हैं, यहीं पर ही बता सकते, K क्या है ये बता सकते हैं, यहाँ पर AB क्या है ये बता सकते हैं, E क्या है ये, G क्या है, RB क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। संचायक सेल हर एक परिपथ में आप बता सकते हैं यहीं पर। यह धारा नियंत्रक के कुंजी, कौन सी कुंजी है, K1 है, सॉरी ये K1 कौन सी कुंजी है जो प्राथमिक परिपथ से लगा हुआ है। AB विभवमापी का तार, E प्रायोगिक सेल, G धारामापी, RB प्रतिरोध बॉक्स। ऐसा हम हर एक परिपथ में बता सकते हैं। J जॉकी। यहीं पर ही आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए प्रतिरोध बॉक्स को विद्युत परिपथ से हमको हटाना है। ऐसा परिपथ तैयार करने के बाद हम इस प्रतिरोध बॉक्स को विद्युत परिपथ से हटाना है। तो इस प्रतिरोध बॉक्स में 2 ओम से लेकर बहुत सारे रहते हैं प्लग। तो सबसे पहले हम इसमें से इन्फिनाइट का प्लग निकाल देते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट का अगर प्लग निकालते हैं तो यह जो है इस परिपथ से वह डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस परिपथ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट कौन होगा, केवल E कनेक्टेड रहेगा जो प्रायोगिक सेल है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस कुंजी K1 का प्लग लगाएंगे धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार से। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको बाद में बताऊंगी करके। इस तरह से प्रवाहित होती है धारा इधर, फिर यहाँ से भी इस प्रकार से धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर हम इस जॉकी को लेकर यहाँ सिरे A से सिरे B की तरफ जाते जाते हैं। तार पर हम इस विभवमापी के तार पर रख कर हम आगे खिसकाते जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम विक्षेप 0 देखते हैं। अब जब विक्षेप 0 मिल जाता है तो यहाँ पर हम संतुलन बिंदु ले लेते हैं और इस प्रकार हम यहाँ जो मीटर स्केल लगा रहता है उसकी सहायता से A से J यानी संतुलन बिंदु की दूरी L1 के रूप में हम ले लेते हैं। ओके, ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ दोनों जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसको हमको डिस्कनेक्ट करना है तो इस प्रतिरोध बॉक्स का हम अनंत ओम का प्लग को हम निकाल देंगे। तो E जो है यह कनेक्ट हो जाएगा परिपथ में और यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसा करना है। अब ये तो पहले, तब वहाँ पर हम E की वैल्यू निकालते थे, E = V × KL1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब प्रतिरोध बॉक्स को हमको ऐड करना है यहाँ पर। तो अब जो इन्फिनाइट ओम का प्लग जो निकाले थे उस प्लग को हम यहाँ पर लगा देते हैं, वापस लगा देंगे और उसके बाद यह जो है इसमें कनेक्ट हो जाएगा इस परिपथ में। अब इससे कोई भी ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेते हैं, 2 ओम हो या 5 ओम, कोई भी, उस प्लग को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल देते हैं। क्लियर। उस प्लग को निकालते हैं तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है, ये इस सेल का विद्युत वाहक बल E से गिरकर V हो जाता है। क्या हो जाएगा, E से यह V पर आ जाता है। ठीक है, तो E से गिरकर V पर आ जाता है। तो यही V विभवमापी V को भी तार A से AB में, जो हम A से B की तरफ जाते हैं, तो यही जो यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर के रूप में है, तो उसको हम यहाँ जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है उसके जरिए से हम यहाँ पर उस टर्मिनल विभवांतर को यहाँ संतुलित कर सकते हैं। अब इसके लिए हम जॉकी को अब A से B की तरफ सरकाते जाते हैं तो हमको यहाँ पर संतुलन बिंदु मिल जाएगा। यहाँ 0 आएगा विक्षेप गैलोरीमीटर में, यहाँ तो हम A से J के बीच की दूरी को मीटर स्केल की सहायता से निकाल सकते हैं और वो L2 के रूप में मिलेगा। इसको हम
एक दो बार यानी 2-3 बार 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 दोहरा लेते हैं। उसके बाद फिर हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, स्मॉल r की वैल्यू। और कैसे दोहराएंगे, ये जो मैंने कहा भी दोहराएंगे। यहाँ से हम पहले 2 ओम का निकालें, फिर हम 5 ओम का निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग मानों r के अलग अलग मान के लिए इस प्रैक्टिकल को हम रिपीट कर सकते हैं। फिर लास्ट में स्मॉल r की वैल्यू को हम का एवरेज निकालेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको सिद्धांत, विद्युत परिपथ ये और प्रेक्षण सारणी सावधानियां पूछ लेती हैं, उसके बारे में बता देती हूँ। चलिए अब हम प्रेक्षण सारणी इसके लिए बताते हैं। यहाँ पर हम बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के रूप में जो दर्शाए हैं वो हो जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू ओम में रहती है, हमको पता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, इसको हम L1 और वो भी सेंटीमीटर में लेते हैं। ओके, इसी प्रकार विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर के लिए V के लिए आप टर्मिनल लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, के लिए संतुलन बिंदु की दूरी यह हो जाएगी L2 और वो भी यह सेंटीमीटर के फॉर्म में। ओके, अब इसके बाद फिर हम यह जो फॉर्मूला निकाले हैं, स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन यहाँ पर L2 माइनस 1, इससे हम अलग अलग ज्ञात प्रतिरोध के लिए इसको पहले मान लो 2 ओम का निकालें, फिर 5 का निकालें, मान लो 10 का निकालते हैं तो हमको L1 की वैल्यू मिलेगी, L2 की वैल्यू मिलेगी, R की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार 5 ओम जब निकालते हैं तो L1 की वैल्यू निकालेंगे, L2 की वैल्यू, फिर R की वैल्यू। सेम कंडीशन यहाँ पर भी। इसके बाद जितने भी R आएंगे उनका हम मध्य मान निकाल लेंगे इस प्रकार से, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज 3 हैं तो ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा। अब इसमें मान लो आपको, मैंने कहा सावधानियां भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, है ना। तो सावधानियां क्या होगा यहाँ पर, पहला कि प्राथमिक जो परिपथ होता है, प्राथमिक परिपथ में मैंने कहा था आपको कि संचायक सेल का विद्युत वाहक बल या प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। परिपथ आप एक बार देख लीजिए, ये जो प्राथमिक परिपथ है, ये संचायक सेल का विद्युत वाहक बल इस प्रायोगिक विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ओके, यानी आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पर मान लो इसका विद्युत वाहक बल E है, CE, और इसका इसको मैं प्रायोगिक सेल को E से ही दर्शाती हूँ, तो ये इस प्रकार से, या आप CE ना कह के EC भी कह सकते हो। ऐसे में अगर कन्फ्यूजन होगा तो यह अधिक होता है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा। सबसे पहला याद करने वाली, दिमाग में रखने वाली बात ये है। क्लियर। दूसरा ये है कि यह हमेशा, हमने उच्च विभव कहा है, तो ए हमेशा हर कंडीशन में उच्च विभव होना चाहिए। अब उच्च विभव कैसा होगा, ए का 2 सेल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, तो ए का कनेक्शन इस पहले परिपथ के, प्राथमिक परिपथ के सेल के धन इलेक्ट्रोड से जुड़े होने चाहिए, और प्रायोगिक सेल के जो धन इलेक्ट्रोड उनसे जुड़े होने चाहिए। तब यह जो है, यह सिरा ए यह उच्च विभव में होगा, यानी सभी सेल के धन सिरे एक सिरे से जुड़ने चाहिए और ऋण सिरे एक सिरे से जुड़ने चाहिए, है ना। तभी हमको संतुलन बिंदु, मेन टारगेट क्या रहता है, हमको संतुलन, यहाँ पर 0 विक्षेप और यहाँ पर संतुलन बिंदु मिलना चाहिए। ओके, हम यहाँ धारामापी के साथ संट का यूज़ कर सकते हैं। संट क्या है आगे डिटेल में पता चलेगा आगे की क्लासेस में।
मैं ही बताऊंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इतना जानिए कि संट का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमको संतुलन, संट का उपयोग करने का ये रहता है तात्पर्य कि संतुलन बिंदु जब हम लेंगे तो मैंने यहाँ पर कोई संट, इसमें कोई भी मतलब त्रुटि ना आए, यानी यह जो है सुरक्षित रहे और त्रुटि ना आए, इस वजह से हम संट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही हम संतुलन बिंदु हमको मिलेगी वहाँ पर हम संट को हटा देते हैं। क्लियर। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर धारा तभी प्रवाहित होनी चाहिए, यानी कुंजी केवन का प्लग तभी लगाना चाहिए और धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब हमको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेना है, प्रेक्षण ले रहा है तभी। अदरवाइज़ आपको पता होगा कि पहले से कर देंगे तो तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म होगा तो यहाँ पर प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, जॉकी को हमको रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। अगर रगड़ कर चलाएंगे तो यहाँ पर इस तार का व्यास हर जगह एक समान नहीं रहेगा। और नेक्स्ट ये है कि आपको इसके सभी पेंच अच्छे से लगे हुए रहने चाहिए। तो ये सावधानियाँ आप विभव मापी से संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे उनके लिए ये मस्ट है। ओके। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको ये याद रखना है कि जब यह कनेक्ट करना है परिपथ में तो रेजिस्टेंस बॉक्स का इन्फिनाइट का प्लग आपको निकाल देना है, इन्फिनाइट ओम का प्लग। जब इसको परिपथ में कनेक्ट करना है तब आप इन्फिनाइट ओम के प्लग को लगा देंगे, उसके बाद ज्ञात प्रतिरोध को निकालेंगे। क्लियर। तो शायद आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।